नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो जीत के लिए पार्टियां रणनीति और नए समीकरणों को गढ़ रही हैं। और ऐसे में ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने ऐलान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेडी 33% महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी। लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी राजनीतिक दल ने 33% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया हो। हालांकि 16वीं लोकसभा में 62 महिला उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया था और ये अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं 2009 लोकसभा चुनाव में 58 महिलाएं संसद पहुंचने में कामयाब रही थी, तो वहीं 1957 में सिर्फ 22 महिलाएं ही संसद पहुंची थी, जो कि अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। आज समझेंगे कि जब हम टिकट की बात करते हैं या फिर चुनावी समर की बात करते हैं, तो जब आधी आबादी का जो हिस्सा है वो वहां पर कम क्यों नजर आता है, वजह क्या है और क्या इसे बदलने का मादा हमारी राजनीति में दिखता है। हमारे साथ खास हमारे स्टूडियो में है संजय कुमार, CSDS से हैं। आपका स्वागत है संजय जी। राहुल देव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं, एडिटर NI से। स्मिता जी स्वागत है। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके साथ मैं शुरू करूँगा चर्चा। उससे पहले संजय जी, ये जो कदम है ओडिशा में 33% का ऐलान, ये वाकई एक नया, मैं कहूँ कि समीकरण है या नया कदम राजनीतिक दल की ओर से किसी, या फिर लगातार सत्ता में बने रहने के बाद लोग कह रहे हैं कि चुनावी शगुफा भी, चुनावी कदम भी, इसे कैसे देखें? देखिए, चुनाव के समय जो कुछ भी किया जाता है उसे हमें लगता है कि चुनावी शगुफा है। तो चुनावी शगुफा नहीं है, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखें, पिछले दिनों सारी पार्टियां महिलाओं के वोट के पीछे, वो कह रहे हैं कि उनको मोबिलाइज करने के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रही हैं, क्योंकि इन दिनों महिलाओं का वोट बहुत बढ़ा है। हर बूथ, कई राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं का वोट पुरुषों के वोट से ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि अगर हमने महिलाओं को ज़्यादा टिकट दिया तो शायद महिलाओं का वोट हमारे पक्ष में आएगा। और अगर आप ये जान लीजिए, जिस भी पार्टी के पक्ष में 3-4% महिलाओं का वोट पुरुषों के हिसाब से ज़्यादा पड़ा, उस पार्टी को बड़ी बढ़त मिल सकती है, क्योंकि महिलाओं की वोटरों के बीच में आधी हिस्सेदारी है। राहुल जी, आधी हिस्सेदारी, और जैसा कि संजय जी ने कहा भी कि महिलाओं को टिकट देने से फायदा भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी राजनीति महिलाओं को चुनावी रण में उतारने में कतराती क्यों है? उसका कारण बहुत साफ है कि हमारी राजनीति भी अभी पुरुष प्रधान है, पुरुषों का वर्चस्व है, और अपवादों को छोड़कर ये पुरुष सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो हमारी राजनीतिक चुनावी राजनीति का चरित्र है कि यहाँ अपने अपने चुनाव क्षेत्रों को पाला पोसा जाता है और लोग पीढ़ियों उसको पालते पोसते हैं, कई दशक तो पालते ही हैं। तो इस प्रावधान में उसमें एक ये है कि भाई रोटेट होती रहेगी। तो इसका मतलब है कि जब भी ये लागू होगा जहाँ भी, तो एक लंबे समय के लिए एक नेता की अपनी एक चुनाव क्षेत्र वो तय कर लेता है, उस पर वो चाहे वो जीते या हारे, उस पर लगातार वो काम करता है। ऐसे हर चुनाव क्षेत्र में से लोग होते हैं, तो उनके लिए बड़ा अनिश्चित हो जाएगा। और नेता और चुनाव क्षेत्र का अभी एक जो बड़ा क्षेत्रीयता का और पारिवारिक सा या निजी संबंध जो बनता है, जिसको बनाया जाता है चुनाव के समय, वो बनाने में समस्या होगी। संजय जी ने तो इस पर ज़्यादा अध्ययन किया है, तो वो बता सकेंगे। तो एक ये व्यवहारिक कारण है, लेकिन बहुत मोटी बात ये है कि पुरुषों के लिए ये भारत में अभी पुरुषों का बौद्धिक, मैं कहूँगा, स्तर इतना ऊंचा नहीं हुआ है दुर्भाग्य से कि वो महिलाओं को भागीदारी दे उच्चतम स्तरों पर। अब इसलिए नवीन पटनायक का तो अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने एक पहली बार इस देश के चुनावी इतिहास में लोकसभा चुनाव में ये पहल की है। वो उसके कारण कुछ और भी हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इसका घोर स्वागत होना चाहिए और ये दूसरों के लिए बहुत प्रेरक है। स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं। स्मिता, राजनीति में जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि अब पंचायत और उस लेवल पर तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और जो एक लंबे अरसे से बात होती थी उसकी तरफ बढ़ते दिखे हैं कदम। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो ये संख्या बहुत नगण्य दिखती है। हालांकि इस बार पिछली बार जो लोकसभा चुनी गई उसमें 62 महिला उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत कर संसद के दरवाजे पर दस्तक दी जाकर। लेकिन जो सफर है, जिस तरीके से ओडिशा में कदम उठाया गया है, ये महज एक राजनीतिक है, या राजनीतिक होने के बावजूद आपको लगता है कि अब दबाव तमाम दलों पर आ सकता है? इसमें तो आपको आवाज मिल रही है? कट के ऑडियो।
शिप्रा माथुर हमारे साथ हैं इस वक्त, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया अमेरिका टुडे से। शिप्रा, यही मेरा सवाल आपसे कि क्या ये ओडिशा में जो कदम उठाया है वहाँ की सरकार ने और बीजेपी ने, वहाँ पर ये महज एक राजनीतिक कदम है या फिर इसका इम्पैक्ट ये है कि वहाँ पर कुछ नया करने के लिए या फिर सत्ता में रहने के लिए अब महिलाओं को हिस्सेदारी जरूरी? हम उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप जो बात कह रहे हैं, देखिए अगर आंकड़े में देखें तो असेंबली इलेक्शन में भी बीजेडी ने भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले पहले भी कैंडिडेट ज्यादा उतारे थे। लोकसभा में हालांकि उन्होंने 2 कैंडिडेट पहले उतारे थे, लेकिन राजस्थान के चुनाव में भी हमने देखा कि जब असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर हुए तो कांग्रेस ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक महिला को हम खड़ा होने का मौका देंगे। लेकिन देखिए चाहे पॉलिटिकल गिमिक कहें या कुछ भी कहें, लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि जरूरत लगती है हर पार्टी को कि महिलाओं का चेहरा आगे आना चाहिए। और अभी जैसे एक जो आपके पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी जैसे पुरुषों के मुकाबले वोटिंग में भी अगर परसेंटेज देखें तो कहीं ना कहीं वो आगे निकलता दिखाई दे रहा है। तो महिला वोटर्स का जो एक आपको लगता है कि शायद उनको भी लुभाने की कोशिश माने या माने कि एक बड़ा सेगमेंट है जो कि आपसे बहुत प्रभावित होता है अगर महिला चेहरा आगे रहता है तो। और इसमें अगर हम यूं भी देखें कि हर पार्टी कोशिश करती रही है, लेकिन जो लब पर है बात वो लिस्ट में भी आए, वो अभी देखना बाकी है। क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान में भी जब यह कहा था लेकिन वो अमल में आता दिखाई नहीं दिया। वहीं पर उन्होंने 27 कैंडिडेट महिला कैंडिडेट उतारे थे और भाजपा ने 23 कैंडिडेट उतारे थे और करीब करीब 11% का आंकड़ा, चाहे संसद की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, तो वो 10-11% पर ही महिलाओं की भागीदारी यानी पॉलिटिकल भागीदारी पर वहीं पर अटका हुआ है। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में भी आप देखिए कि जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है वो आज भी 23% के आसपास वहीं पर है। कुछ देश भले ही आगे हो, लेकिन जहां कोटा की बात करते हैं कविन जी, एक चीज जो मैं बहुत हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पर कि जिन देशों ने, जैसे अर्जेंटीना एक देश है, उसने 1991 में ये कोटा जो है बाय लॉ वहां पर इंप्लीमेंट किया और उसका असर और तब्दीली जो है वो बहुत तुरंत वहां पर नजर आई। तो जो कोटा की जब हम बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, कहते हैं कि हम उसको थोड़ा सा तवज्जो देकर अलग से उनके लिए प्रावधान करें, तो ग्रास रूट गवर्नेंस में बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने कि जब 33% आरक्षण की बात की गई, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य हैं और भी राज्य जिन्होंने कि 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, और आज वो विकास की बात करती है, ऐसे मुद्दों की बात करती है जो मूलभूत मुद्दे हैं। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ये तो हर राजनीतिक पार्टी मानती है। सवाल असल में कि किस तरीके से, क्या हर बार एक सीढ़ी चाहिए और क्यों ये जो दल हैं, जो हमारी राजनीति है, वो स्मिता जी इस तरफ नहीं फोकस कर पा रही है? यानी कि शुरुआत अगर मैं कहूँ उड़ीसा से होती है तो उसके लोग अपने मायने निकाल रहे हैं, लेकिन इन मायनों के बीच में भी क्या लगता है कि एक सुखद पहल कम से कम है, किसी एक राज्य से शुरुआत हो रही है और देर सवेर जो बाकी दल हैं वो इसकी तरफ सोचने को मजबूर हो जाएंगे। पूछ रहे बात शुरुआत की इसका अभिनंदन करना चाहिए। ये तो मैं जी स्मिता जी, ये तो मैं मानती हूं कि अभिनंदन करना चाहिए और बाकी दलों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन इस इलेक्शन के लिए, 2019 के इलेक्शन के लिए ये बहुत देर से आया है। ये जो चिट्ठी लिखी है पटनायक जी ने बाकी चीफ मिनिस्टर्स को, ये बहुत ही देर से की है उन्होंने। अगर पहले किया होता तो शायद बाकी पार्टियां जो हैं वो भी ऐसे कदम उठा लेती। लेकिन अगर उड़ीसा ने किया है तो इसका अभिनंदन करें, लेकिन इट्स अ मियर टोकनिज्म। अगर सोचा जाए तो सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी सिर्फ बात करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण जरूरी है, सभी पार्टियां कहते हैं, प्रिंसिपल के तौर पर वो मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में जब बात आती है तो ना तो वो सीट्स उनके लिए रखते हैं और ना ही उनको वो टिकट देते हैं। क्योंकि जैसे कि किसी ने कहा अभी कि सभी पार्टी, सभी पॉलिटिशियंस जो हैं अपने सीट को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको जनरेशंस तक दे प्रोटेक्ट देम एंड दे सी टू इट दैट दे आर द ओनली वंस हु फाइट फॉर इलेक्शंस फ्रॉम देयर। और इलेक्शंस में एक विनेबिलिटी फैक्टर होता है। जब भी किसी को टिकट दिया जाता है सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, क्या ये टिकट या क्या ये इलेक्शन यहाँ पर जीत सकते हैं या हारेंगे, और तब उसमें जाति का कार्ड आ जाता है, समुदाय का कार्ड आ जाता है, एक डायनेस्टिक कार्ड आ जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक विमेन वोटर्स को लेकर एक ग्रुप नहीं होता अभी तक। विमेन को एक तरफ से कि महिला जो है एक तरफ ही वोट करेंगे, एक ग्रुप नहीं माना जाता।
इसलिए उनके लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है आज तक, एंड आई डोंट सी इट हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन आइदर। संजय जी, दो बातें जो स्मिता ने कही, एक और कि विजिबिलिटी बड़ा फैक्टर है चुनाव मैदान में उतारने के लिए। इससे पहले कहा जाता था जब पंचायत में से लागू करना था कि जी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, या फिर वो कामकाज में उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके का रफ एंड टफ वहाँ पर कामकाज जो आचरण चाहिए होता है। हकीकत क्या है असल में? देखिए, विनिबिलिटी फैक्टर के बारे में मैं बात करूंगा। हम आंकड़े नहीं देखते। विनिबिलिटी फैक्टर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के जीतने का प्रतिशत पुरुषों के जीतने के प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। लेकिन उसमें एक कहीं ना कहीं एक माइनर चीज है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बेस छोटा है। कम महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, तो उनमें से जैसे जितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा उनमें से 62 महिलाएं जीत के आ गई पार्लियामेंट में। तो विनिबिलिटी का जो परसेंट है कि कितने महिलाएं चुनाव लड़ी और उनमें से कितनी जीती, ये परसेंटेज पुरुषों से बहुत बड़ा है, ज़्यादा है। लेकिन पुरुषों का आधार बड़ा होता है। 8,000, 9,000, 10,000 पुरुष चुनाव मैदान में होते हैं। महिलाओं में वो संख्या बहुत कम है। 600, 700 महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और उनमें से 60 जीत के आ गई, तो 10% विनिबिलिटी है। पुरुषों की विनिबिलिटी तो 2%, 3% है। लेकिन इसलिए विनिबिलिटी का फैक्टर होना नहीं चाहिए। एक बात उसमें और भी है जो स्पष्ट करना चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए। विनिबिलिटी ज़्यादा इसी के लिए भी है क्योंकि किस तरह की महिलाओं को टिकट आज दिया जा रहा है। वो महिलाएं आम महिलाएं नहीं है जिनको ज़्यादातर टिकट मिलती है। वो किसी की बहू, किसी की पत्नी या किसी की कोई और पॉलिटिकल फैमिली से। परिवारवाद आप कह रहे हैं कि वहां पर इसी के लिए उनकी विनिबिलिटी ज़्यादा होती है। और दूसरा एक और चीज़ जिसके साथ कही जाती है, जो स्मिता ने कही, क्या महिलाओं का जो वोटिंग मैं कहूँ कि ट्रेंड है, वो एक ग्रुप, एक अपने समाज के तौर पर वो किसी तरफ एक साथ नहीं जाता और इसीलिए उनकी अनदेखी ज़्यादा है दलों की ओर से टिकट वितरण में या फिर मैदान उतारने की? हम अलग अलग समुदायों की बात करते हैं। हम कहते हैं दलित मतदाता, मुस्लिम मतदाता, युवा मतदाता। कभी भी आप महिला मतदाताओं की वैसे बात नहीं होती है जैसे दलित मतदाताओं की बात होती है। इसकी वजह साफ है, दलित और अलग समुदाय के वोटर गोलबंद होते हैं, किसी पार्टी के पक्ष में, किसी पार्टी के खिलाफ। महिलाओं का वोट वैसा गोलबंद नहीं होता, वह भी दिखाई पड़ता। महिला वोटर जो हैं दूसरे आधार पर अभी भी बटे हुए हैं, चाहे वो जाति का आधार हो, चाहे धर्म का आधार हो और अन्य आधार पे। महिलाओं का वोट जिस दिन गोलबंद होने लगेगा, जिसके संकेत मिलने लगे हैं थोड़ा थोड़ा महिलाओं का वोट गोलबंद होने लगा है, जिस दिन ये और ज़्यादा गोलबंद होने लगेगा, आप देखेंगे सारी पार्टियां फिर इनके पीछे भागेंगी। शिप्रा, वाकई गोलबंदी का अभाव, एकजुटता का अभाव दिखता है। इसके चलते ये अनदेखी या मैं कहूँ कि जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। एक मायने में सही लगता है, लेकिन जब वोटिंग देखिए, जब फीमेल वोटर्स की बात होती है तो पूरे देश का आंकड़ा देखें और यहाँ पर भी आप देखें, पिछले 2 इलेक्शंस में अगर आप देखें तो पुरुष वोटर से ज्यादा 1% ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है महिला वोटर्स का रहा है। तो एक मायने में तो लगता है कि विमेन वोटर्स का एक सेगमेंट है जो कि अपने इश्यूज को हाईलाइट करके आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमें या नतीजों में हमें उस तरह से गोलबंद शायद नहीं आ रही है महिलाएं, लेकिन मुखर बहुत हैं और डिमांड भी करती हैं। और राजस्थान में अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि जो विनेबिलिटी के फैक्टर की आप बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये है कि कांग्रेस ने अगर 27 कैंडिडेट्स खड़े किए तो उन्होंने वहां से 11 जीत कर आई। बीजेपी ने अगर 23 कैंडिडेट्स खड़ी की तो उनमें से 10 जीत के आई। तो विनेबिलिटी का फैक्टर तो डेफिनेटली है, लेकिन उसके साथ साथ जिस एस्पेक्ट पे काम होना चाहिए, जिसमें कि जो विमेन लीडर्स पर जो वर्ल्ड फोरम एक बना है, वो ये कह रहा है कि नंबर के साथ साथ उनका इन्फ्लुएंस को भी देखना चाहिए। तो आप जब विनेबिलिटी की बात करते हैं तो केवल नंबर गेम ही नहीं, उसके साथ साथ ये भी देखना है, क्योंकि जब दुनिया भर की हम बात करते हैं जो नेशनल पार्लियामेंट में विमेन है आज की तारीख में, उनका इन्फ्लुएंस कितना है। तो वहां पर भी चाहे फिनलैंड की बात करें, स्वीडन की बात करें, नॉर्वे की बात करें, वहां भागीदारी 1997 से ही 30% भागीदारी रही और अब और बराबरी पर है महिलाएं। लेकिन वहां पर भी जब पोर्टफोलियो की बात आती है तो पोर्टफोलियो जब दिया जाता है तो सॉफ्ट पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो जब तक महिलाएं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ नंबर में, अपने इन्फ्लुएंस में और वहां पर अपनी बहुत मजबूत भागीदारी, मजबूत लीडरशिप जब तक नहीं दिखाएंगी, तब तक मुझे लगता है कि जो विमेन के एक साझा होने की, एक संगठित होकर अपने इश्यूज को हाईलाइट करने की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तब तक वो मुखर तौर पर नजर नहीं आने वाली। राहुल जी, बाकी वजह क्या इसलिए भी है क्योंकि जब हम देखते हैं दक्षता को लेकर, खेत में, गांव में से लेकर और
सीमाओं पर या हवाई क्षेत्र में वहाँ तक भी बड़े उच्च पदों पर कार्यकुशलता को लेकर हमने देखा है कि उन्होंने लोहा मनवाया है। उसके बावजूद जब राजनीति का फील्ड देखते हैं तो यहाँ पर इफ एंड बट्स, किंतु परंतु ये शुरू हो जाता है। क्यों ऐसा है, और यहाँ पर अगर उन्हें हिस्सेदारी देंगे तो कैसे आप देखते हैं कि तस्वीर का क्या वो हिस्सा है जो बदलेगा, सुखद होगा? एक पक्ष ये भी है, और उसके जवाब में आपकी बात भी आती है कि अगर आप पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ऐसी महिलाओं की जो केवल महिला होने के नाते या नागरिक होने के नाते राजनीति में सक्रिय रहती हैं, उनकी संख्या और उनका अनुपात पुरुषों की तुलना में कम है। और जैसा संजय ने कहा और बाकी हम लोग जानते हैं अनुभव से कि जो महिलाएं चुनाव में जीतती हैं, ख़ासतौर पे लोकसभा विधानसभाओं में, वो अधिकांश किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आई हुई होती हैं। वो महिला होने के नाते या स्वायत्त, तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी एक उन्होंने नेतृत्व किया है, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने राजनीतिक सक्रियता अपनी बनाए रखी है, उसके बल पर वो जीत के आई, ऐसा कम देखने को मिलता है। तो ये केवल इससे काम नहीं चलेगा कि हम सिर्फ मांग करते रहें। जब तक महिलाएं स्वयं महिला होने के नाते बिना किसी सहारे के अपनी राजनीति में सक्रियता दिखाएंगी, रुचि दिखाएंगी और क्षमता अपने को उस संघर्ष के लिए तैयार होंगी, तो उनकी जगह अपने आप बनने लगेगी। अगर वो अपने को जीतने में सक्षम दिखा सकती हैं तो मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी को उसमें उतनी समस्या नहीं होगी। तो फिर पुरुषों के इस वर्चस्व को भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर केवल कृपा से या केवल हम महिला हैं इसलिए हमको टिकट दिया जाए, इससे बात बनेगी नहीं। तो ये दोनों पक्ष हैं उसमें, एक महिलाओं के लिए भी एक जिम्मेदारी है, उनकी भी एक भूमिका है। लेकिन जब पार्टियां संगठन की बात आती है, क्या संगठन में महिलाओं को उस तरह का प्रतिनिधित्व, उनको मौका नहीं मिल रहा है? यही संघर्ष है जो महिलाओं को करना पड़ेगा। पुरुष आसानी से अपनी ओर से ये जगह अपनी छोड़ने वाले नहीं है, ये मान लेना चाहिए। और नवीन पटनायक ने भी किया है, उनके यहाँ एक परंपरा है और वो इसलिए कर सके हैं कि उड़ीसा में नवीन पटनायक पिछले 4 चुनावों से या 2000 से जिस स्थिति में है, वैसे शायद कोई भी किसी भी दूसरे भारतीय प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रादेशिक नेता उतनी मजबूत स्थिति में नहीं रहा है। वो एक बहुत ऐतिहासिक किस्म की एक अलग ही तरह का वहाँ का पूरा माहौल है और वो ये जोखिम ले सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को एक वर्ग के रूप में उन्होंने बड़ा पोषित भी किया है। उनकी लोकप्रियता महिलाओं में बहुत ज़्यादा है और अब ये भी उनके लिए ज़रूरी है कि उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने के लिए उनको बहुत सारे अपने विधायकों और उनको सांसदों को बदलना है। तो उसमें उनके पास ये शक्ति है और सामर्थ्य है कि वो ये जोखिम ले सकते हैं और उन्होंने लिया है, इसलिए इनका निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन जहाँ सब मुख्यमंत्री इतने या दूसरी पार्टियों के नेता उतने मजबूत और उतने आत्मविश्वासी नहीं हैं अपनी स्थिति को लेकर, अपनी जीतने की क्षमता को लेकर, वहाँ उनके लिए कठिन होगा। वहाँ पे अंततः विनेबिलिटी सबसे अंतिम कसौटी बन जाएगी। संजय जी, वाकई क्या रिस्क लेने की क्षमता दलों के अंदर या राजनीति में नहीं दिखती है, जैसे कि राहुल जी कह रहे हैं, और जिसके चलते महिलाओं के मौके चाहे वो संगठन में हो या फिर मैं कहूँ कि टिकट के क्यू में हो, वहाँ पर उतना नंबर जो है वो नहीं दिखता है या नहीं आ पा रहा है? ये एक आम धारणा बन गई है कि महिलाएं पार्टीज रिस्क नहीं लेना चाहती। रिस्क नहीं लेना चाहती ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी विनेबिलिटी को लेकर सवाल है या उनकी क्षमता को लेकर सवाल है। मुझे लगता है उससे कहीं डीप है, जिसके जिक्र बार बार राहुल जी कर रहे हैं। पुरुष वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर महिलाएं आ गई और वो सक्सेसफुल हो गई तो उनकी गद्दी खिसक जाएगी, उनका जो शासन है वो डोल जाएगा। ये बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं वो रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, सफल होंगी कि नहीं सफल होंगी, क्या निर्णय ले पाएंगी कि नहीं ले पाएंगी, नहीं, उनके बड़े रिस्क का खतरा है। अगर वो आ गई और सक्षम हो गई, उन्होंने अपना दिखा दिया कि हमारे हम में एबिलिटी है, तब तो ये बिल्कुल बराबरी की हिस्सेदारी की आवाज़ बहुत बुलंद होने लगेगी। लेकिन जिस तरीके का सफ़र, अगर मैं 50 के दशक से कहूँ और जब 2019 में आज हम लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो स्पीड दिख रही संख्याओं की, चाहे वो टिकट देने के मसले हों या फिर जीत कराने वालों का, ये तो ऐसा लगता है कि कई और सदियां हमें चाहिए होंगी। देखिए, टिकट देने का, जीत के आने का, उसमें तो कई सदियां लग जाएंगी। हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी लग जाए। लेकिन एक उसका दूसरा पक्ष है, अगर महिलाओं का, जिसमें उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है, वोट देने का फैसला कि हमें वोट देना है, हमें जाना है वोट देने के लिए, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 52, 57, 62, 67 इनके चुनाव को देखेंगे आप तो महिलाओं और पुरुषों के वोट देने के प्रतिशत में 17-18% का गैप होता था। ये 90 के दशक में 10% का गैप रहा। 10% महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम वोट देती थी।
2014 के चुनाव में वो फासला बिल्कुल नैरो हो गया, 1.6% ही रह गया। कई ऐसे राज्य हैं जहां पुरुष के तुलना में महिलाएं ज्यादा वोट दे रही हैं, जहां पे उन्हें दूसरे की बैसाखी का सहारे की जरूरत नहीं है, वहां बहुत तेजी से बढ़ के आ रही हैं। और मुझे लगता नहीं है कि उसमें भी वो पीछे रहेंगी, कि वो चुनाव में भी अपनी हिस्सेदारी के लिए आवाज बुलंद करेगी। शिप्रा, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा कि जब हमने देखा है कि कई जगहों पर बदलाव हुआ और खासतौर पर पंचायत या फिर नगर निगम, वहां पर हमने देखा कि जहां पर महिलाएं चुनकर आई हैं, काफ़ी कुछ तस्वीर बदली है, कामकाज के तरीके से लेकर वहाँ पर जो अंदाज था या लोगों का बिहेवियर या फिर जो कामकाज को लेकर एक फीडबैक सिस्टम था। आपकी नज़र में अगर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या तेज़ी के साथ बढ़ी है तो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखती हैं जो कि हमारी राजनीति को प्रभावित करे? देखिए, राजनीति में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। मैं अभी 2-3 दिन पहले की ही बात बताती हूँ। महिला दिवस जब था तो कुछ महिला नेत्रियों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा था और उन्होंने एक बात कही, बहुत मुझे लगता है कि बहुत अहम बात है। प्रदेश कांग्रेस की वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम जब महिला नेत्रियां हैं उनके बीच में बात हो रही थी कि चलो कुछ महिलाएं अब चुनकर आई हैं सदन में, हालांकि इस बार नंबर पहले के मुकाबले कम है, अनफॉर्चुनेटली 22 महिलाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि सदन में आने के बाद थोड़ा सा रंग बिरंगा हो जाता है। पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि क्या हमारी भाषा अभी यही रहनी चाहिए क्या, कि हम रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आते हैं तो कोई हम सजावट की वस्तु तो नहीं है। तो ये जो ओरिएंटेशन है, और ये मैं नहीं लार्जर रिप्रेजेंटेशन उस तरह की महिलाओं का है, लेकिन वो उसी महिला ने वो उठाई कि इन बातों से हमें ऊपर उठकर अपना इन्फ्लुएंस, पॉलिसी के बारे में हमारी समझ, हमारा पार्टिसिपेशन वो और बढ़ना चाहिए। और देखिए, आज देश की संसद में ऐसी बहुत सी महिलाएं, हम डिफेंस का पोर्टफोलियो अगर निर्मला जी के पास में है तो वो एक बहुत सशक्त चेहरा है हमारे देश के सामने, कि उस तरह का पोर्टफोलियो जिसे सॉफ्ट पोर्टफोलियो नहीं कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि जब महिला किसी ऐसे पद पर होती है जहां इन्फ्लुएंस उनका ज्यादा करने की संभावना होती है, तो वो अपनी, और जब काबिलियत की बात कविन जी जब और पैनलिस्ट करते हैं, मैं ये सवाल भी उठाना चाहती हूँ कि आप काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह केवल महिलाओं पे ही क्यों लगाते हैं? जो पुरुष जो चुन के आते हैं, क्या आप मान के चलते हैं कि वो सारे काबिल हैं? तो काबिलियत तो देखिए बढ़ेगी जब वो उठेगी, बैठेगी, जानेगी और घुलेगी मिलेगी, इंक्लूजन जब उसका होगा तो अपने आप समझ बढ़ती है। लेकिन आप अभी से वो पहरे ना लगाएं उस पर, क्योंकि अभी उसकी मौजूदगी, जैसे मैं रवांडा का उदाहरण देती हूँ कविन जी आपको, कि जब उन्होंने ये पाया कि महिलाओं की भागीदारी नेशनल पार्लियामेंट में नहीं है तो उन्होंने कोटा निर्धारित किया और आज वहां की संसद में 2/3 पार्टिसिपेशन जो है वो महिलाओं का है और वहां की जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उनमें सीधा सीधा असर उसका नजर आ रहा है। तो विमेन पार्टिसिपेशन से एक ओरिएंटेशन, मैं आपको उदाहरण देती हूँ न्यूजीलैंड का। हाल ही में दावोस में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने, और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा कि बजट को हम अलग फ्रेमवर्क से देखें, और उन्होंने वेलबींग बजट की बात की। तो एक नए नजरिए से देखने का तौर तरीका, मुझे लगता है कि जो विमेन लीडरशिप है उसमें और ज्यादा काबिलियत होगी उसका, क्योंकि ओरिएंटेशन जो सोशलाइजेशन देश में अलग अलग विभाग, अलग अलग जगहों पर आप महिलाओं को आगे लाने के लिए स्कीम चला रहे हैं, जेंडर बजटिंग की बात हो रही है, उसको लागू कर दिया गया है। उसके बाद फिर जब असल में कानून और देश की दिशा और नीति बनाने के जब मसला आता है तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए चुनावी रण में राजनीतिक दल उन्हें उस तरह का मौका क्यों नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था अयोध्या कोशिश। दीपा राय लिखती हैं कि एक बेहतरीन पहल है और अगर 1% भी उम्मीद है तो हमें इस ओर जाना चाहिए। धार्मिक मामलों को आपसी संवाद से सुलझाना चाहिए और इसके बिना समाज में आपसी सौहार्द मुमकिन नहीं। धर्म, सौहार्द और भाईचारे की शिक्षा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को इससे दूर रखने का जो निर्णय लिया वो सराहनीय है, क्योंकि एक संवेदनशील मामला है। मीडिया को भी धार्मिक मामलों को लेकर संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। उम्मीद है कि इससे एक सर्वमान्य निर्णय लिया जाएगा जिससे इस मामले पर राजनीति खत्म हो जाए। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना में भेजते रहिए। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।